हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस डी चैनल। तो हम बेसिक वीडियो जो साइंस की स्टार्ट किए हुए थे, तो उसमें वीडियो को थोड़ा सा इसमें भी नहीं बना रहे थे, क्योंकि इंटर की वीडियो हम बना रहे थे। 12th की वीडियो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और चैप्टर वाइज सोल्यूशन करा रहे थे, तो उस वीडियो को हम ज़्यादा बना रहे थे। फिर भी हम एक एक करके बेसिक वीडियो बना रहे हैं जो साइंस की, जो हाई स्कूल इंटर ऑल स्टूडेंट जो भी तैयारी करते हैं कंपटीशन, या हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। अगर हाई स्कूल के हैं तब भी ज़रूरी है, इंटर के हैं तब भी ज़रूरी है, 11th के हैं, चाहे जिस क्लास में हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। और इसके पिछली भी वीडियो हमने डाल दिया है। यानी आज हम पहुँचे हुए हैं परमाणु संरचना पर। तो परमाणु संरचना के बारे में आज हम बताएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कि परमाणु की संरचना। परमाणु जो होता है, परमाणु क्या है और परमाणु की पूरी बनावट जो होती है, उसके स्ट्रक्चर को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो और सारी वीडियो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे इंटर की हो चाहे आपके हाई स्कूल की हो, उस तरह के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और सभी वीडियो लगभग आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप जाके देख लीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप अगर व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर हमें SMS करिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा और आप चैट कर सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सामने है, क्लास 4 है आज आपका परमाणु। परमाणु क्या, किसी तत्व की, मतलब किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो होती है। तत्व कोई हो और सबसे छोटी इकाई जो होती है, और यानी कि वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, बल्कि जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकती है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ, इसमें ये बोला जा रहा है कि परमाणु जो है वो सबसे छोटी इकाई है और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है, यानी कि यह अकेले नहीं रह सकती है, यह स्वतंत्र फ्री आज़ाद नहीं रह सकती है, यानी कि यह अभिक्रिया से जुड़ी हुई है, किसी न किसी तरह से मिलकर, तो यह अभिक्रिया में भाग ले सकती है, यानी अभिक्रिया में मिलेगी, रिएक्शन करेगी। तो उसमें इसका मतलब कि यह परमाणु बोला जाएगा। तत्व समझते हैं, तत्व के सबसे छोटी गए थे तत्व आप सुने होंगे, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, मैग्नीशियम, तरह तरह की चीज़ें जो हैं, तत्व जो हैं, तो उनके अंदर की छोटी छोटी को परमाणु बोलते हैं। और यही परमाणु की आज हम बात करेंगे। अभी आपने हाइड्रोजन ले लिया गैस, या आपने ऑक्सीजन गैस लिया, तो उसके अंदर जो परमाणु है, मतलब परमाणु जो है उसकी छोटी सी इकाई होती है। जैसे आपको शरीर में बायोलॉजी में पढ़े होंगे कोशिका। कोशिका तो आपकी जो होती है स्किन के अंदर, जो भी ये ऊपर ही होती हैं कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के शरीर बना हुआ होता है। तो प्रत्येक कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, आपका गाल्जी बॉडी, तमाम चीज़ें होती हैं उसमें, आपका सेंट्रोसोम। तो इन सबको अगर देखा जाए तो उसी तरीके से आपका जो तत्व होता है, तत्व के अंदर परमाणु होता है, यानी छोटी इकाई। तत्व के अंदर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह परमाणु कहलाती है। यानी यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती, इसमें ये मिल करके रहती है, यानी अभिक्रिया में भाग ले सकती है। और डाल्टन ने इसका नामकरण किया था। इसका प्रथम नामकरण जब किया था तो डाल्टन ने किया था, इसलिए यह डाल्टन को, मतलब डाल्टन द्वारा इसमें पहला इसका सिद्धांत दिया गया था। और इस एटम का मतलब होता है, नहीं, एटम शब्द जो लिया गया है, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो भाव होता है, इसका मतलब होता है कि यह अविभाज्य है। क्या है? यह अविभाज्य है। मतलब एटम शब्द का मतलब जो होता है वो अविभाज्य होता है, यानी विभाजन होता है। अब आ जाइए डाल्टन परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले डाल्टन ने इस परमाणु को सिद्धांत दिया। उसने जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में क्या था कि परमाणु न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाए। परमाणु को कहने का मतलब हम बना नहीं सकते हैं और परमाणु का हम विनाश भी नहीं कर सकते, यानी परमाणु को हम बना भी नहीं सकते ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये डाल्टन ने अपने सिद्धांत में दिया था, यानी कि यह विभाजन किया जा सकता है नहीं, मतलब यह नहीं विभाजन किया सकता है, ना विभाजन, यहाँ पर लिख दिया ना विभाजन, भूल से हो गया, नहीं विभाजन किया, इसका विभाजन भी नहीं किया जा सकता है, यानी इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, ना इसको बनाया जा सकता है और ना इसका विभाजन किया जा सकता है। परंतु आज की अवस्था में, आज की एज में ये सारी चीज़ें संभव है, यानी विभाजन भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज के ज़माने में सारी चीज़ें संभव हो गई हैं। पर डाल्टन ने पहले ये सिद्धांत दिया था। उसके बाद थॉमसन परमाणु संरचना है। थॉमसन, आपको ये थॉमसन, रदरफोर्ड, ये सब क्या है, इसने किन किन चीज़ों की खोज की, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, या हो सकता है अगली वीडियो में बात करें कि ये इन सब के बारे में। लेकिन थॉमसन के बारे में सोचिए, थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु जो होता है वो गोला है और गोले में पूरा धनावेश है,
धन का आवेश उसमें है, उस गोले में। यानी जो परमाणु होता है वो एक गोला है और धनावेशित गोला है, धन से भरपूर है, धन से भरा हुआ गोला है। और इसमें ऋण आवेशित कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। जो ऋण आवेशित कण होते हैं, जो ऋण आवेश होते हैं, वो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि पूरा परमाणु उदासीन हो जाता है। यानी ऋण आवेश इस तरह इस अवस्था में रहते हैं कि पूरा जो परमाणु होता है वह उदासीन हो जाता है। उदासीन का मतलब समझते हैं कोई भी क्रिया ना हो, यानी कि जिसे कहते हैं उदासीन, एकदम सुस्त, एकदम कोई भी क्रिया ना कर पाए, उदासीन ही हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि वह कोई भी क्रिया ना कर पाए। रदरफोर्ड की परमाणु संरचना हम समझते हैं। रदरफोर्ड कह रहे थे कि परमाणु एक नाभिक होता है, मतलब परमाणु जो है एक वो नाभिक होता है। जैसे कि आदमी के शरीर में नाभिक होता है, तो नाभिक से भोजन पानी सारे जब बच्चे रहते हैं तो लेते हैं यहीं से ना, यही सारी चीज़ लेते हैं। उसी तरीके से परमाणु जो होता है एक नाभिक होता है, यानी यहीं पर सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो जो कण हो, चाहे वो भी कोई भी कण हो, कहने का मतलब। तो यहाँ पर और उसके बाद है आपका, जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान और कुल धनावेशित केंद्र रहता है। मतलब इसके नाभिक में आपका धन जो कुल द्रव्यमान होता है, यानी उसका कुल संपूर्ण द्रव्यमान और उसका संपूर्ण धनावेश उसी नाभिक में होता है। पूरा का पूरा द्रव्यमान और पूरा धन आवेश उसके नाभिक में होता है, और वही परमाणु जो है एक नाभिक का कार्य करता है। ये बताया था रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड की कुछ बातें इस प्रकार हैं। जैसे ऋण आवेशित कर इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। जो ऋण आवेश होते हैं वो आपके नाभिक जो होता है, नाभिक बीच में केंद्र होता है, कहने का मतलब ये जो बीच में केंद्र है तो इसके चारों तरफ घूमते हैं। इन्होंने बताया कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में घूमता है, यानी आपका विभिन्न कक्षा में वो घूमता रहता है नाभिक के चारों तरफ। और दूसरा सिद्धांत में उसमें दूसरा पॉइंट है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻15 मीटर लगभग होती है। यानी परमाणु की जो त्रिज्या होती है, इसको आप बेसिक तरीके से याद करें, 10⁻⁻10 और उसकी जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15। यानी नाभिक आपका बीच में होता है तो ये 10⁻⁻15 और ये जो बाहर होता है 10⁻⁻10, क्योंकि माइनस जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही वो छोटा होता है, तो ये नाभिक छोटा हो रहा है। उसी प्रकार से हम समझते हैं इन सब चीज़ों को। अब आ जाते हैं परमाणु का नाभिक। अभी तो नाभिक क्लियर कर दिया, किसने? रदरफोर्ड ने नाभिक को क्लियर कर दिया है। तो नाभिक को क्लियर कर दिया है तो नाभिक की इंग्लिश होती है आपका न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी परमाणु की नाभिक। तो परमाणु का जो केंद्र होता है, जिसमें परमाणु का जो केंद्र होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश, अभी यहाँ पर बोला संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश नाभिक में होता है। कह रहे हैं कि इसी नाभिक में संपूर्ण द्रव्यमान है और इसी में पूरा धनावेश है, ये बोला जा रहा है। और इसमें दो प्रकार के कण होते हैं, इसमें दो प्रकार के कण होते हैं जिसको हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं। मतलब इस नाभिक के अंदर आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन का मतलब N बोलते हैं एंड प्रोटॉन का मतलब P बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन को हम E बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम E बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से पूरा पता चल गया कि इसके नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ठीक। और मतलब इसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। और नाभिक में आपके क्या हुआ? द्रव्यमान होता है, पूरा धनावेशित होता है, संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण धनावेशित होता है। और परंतु कण जो होते हैं, कण आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। और यहाँ पर बोला जाए न्यूट्रॉन आवेशहीन, न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पर यानी कोई आवेश नहीं होता है, ना तो प्लस और ना तो माइनस, यानी न ऋण आवेश न धन आवेश। परंतु जो प्रोटॉन होता है वो +1 आवेश होता है, यानी प्रोटॉन आपका धन आवेशित होता है। और न्यूक्लियस, जो इसमें न्यूक्लियस होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी किसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। याद रखिए न्यूक्लियस किसे कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने हुए जो इस कक्ष, मतलब ये जो नाभिक बन रहा है उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब आ गया कक्षा। परमाणु के नाभिक तो हो गया, ये हो गया परमाणु का नाभिक। अब परमाणु की जो एक कक्षा है, जो कक्षाएं हैं, इनके बारे में बात करते हैं, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न पृथ्वी पथ पर घूमते हैं। मतलब परमाणु जो होता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो होता है वह
कक्षा बोला जाता है। यानी वो विभिन्न प्रकार के कक्षों में, यानी कि ये जो देखिए एक कक्ष यहाँ से यहाँ है, छोटा कक्ष है तो कोई दूसरा कक्ष, इसके बाद ये बाहर चला गया और बड़ा कक्ष है तो इसका दूसरा नाम होगा, और बड़ा कक्ष है इसका दूसरा नाम होगा। तो इसी प्रकार परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षा में करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इसमें मतलब जो कक्षाएं बोले कि ये कक्षा, फिर उसके बाद अगली कक्षा, फिर अगली कक्षा, तो ये विभिन्न प्रकार के कक्षाओं में जो घूमते रहते हैं। इसमें आपका जैसे कि इन कक्षाओं को हम नाम से प्रदर्शित करें तो आपका KLMN के रूप में होता है, KLMN। और ध्यान रखना ये हो गया नाभिक, और नाभिक से स्टार्ट किया गया कक्षाओं में घूमना, तो पहले होगा K, उसके बाद और इसके बाद बाहर पहुंचा तो हो गया L, उसके बाद और बाहर पहुंचा तो M, उसके बाद और बाहर पहुंचा तो N। यानी कि अंदर की तरफ से हम K को स्टार्ट करेंगे, ना कि बाहर की तरफ से। तो KLMN कक्षा बोला जाता है। कक्षाएं कितने प्रकार की? तो 4 प्रकार की KLMN। ठीक, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने हो सकते हैं, इसको कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रॉन अधिकतम इतने हो सकते हैं कि जितनी कक्षा हो, कक्षा नंबर, कक्षा की संख्या को, मतलब कक्षा नंबर 1 है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसके दुगने से गुणा कर दीजिए। कक्षा नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब उसका उतनी बार फिर से गुणा करें। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 से गुणा कर दें तो 1 2 के 2, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर आ गया आपका 2 कक्षा, दूसरी कक्षा है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 दूना 8, यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम इस 2n की फार्मूले की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कक्षा की अधिकतम संख्या को ज्ञात कर सकते। इलेक्ट्रॉन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम 2n² के फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी कक्षा है। जैसे चौथी कक्षा है तो 4 चौको 16 और 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चौथी कक्षा में आपका 32 इलेक्ट्रॉन होगा। जहाँ n कक्षा की संख्या, n बोला गया कक्षा की संख्या है, और किसी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी किसी भी कक्षा में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। एक पूर्ण कक्षा जो होती है उसको 8 के मान सकते हैं। बाकी जो 32 है 32 भी होगा, लेकिन उसको जब थोड़ा सेपरेट करके अलग अलग तरीके से लिखेंगे, जैसे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसको ये चार्ट बना गया है, थोड़ा सा ग्राफ देखिए। कक्षाएँ है इलेक्ट्रॉन संख्या, यानी K में आपका मैंने जो बताया 1 का स्क्वायर दुगना कर दीजिए 2। अब L में आपका दूसरा कक्षा L को बोलते हैं तो 2 दूना 4, यानी 2 का स्क्वायर किया गया, और दूसरी कक्षा है तो मतलब 2 से गुणा सभी में करना है, दुगुना सबका करना है पर इसका स्क्वायर करके। और यहाँ M का है, M का तीसरी कक्षा, तीसरी का स्क्वायर करके, यानी 3 3 करना और 9 दूना 18, इसलिए 4 4 16 दूना 32, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18 और N कक्षा में 32। इसके बाद आ जाता है उपकक्षा। कक्षा के भाग में, कक्षा के अंदर, यानी कक्षा है और कक्षा के अंदर भी उपकक्षा होता है, यानी ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं। जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट को डिवाइड कर देते हैं तो हमें 100 ऑर्बिट मिलता है। जब हम 100 ऑर्बिट को देखते हैं तो 100 ऑर्बिट को उपकक्ष बोलते हैं। तो उपकक्ष को हम 4 भागों में इसको भी बांट सकते हैं, 4 संकेत दे सकते हैं, SPDF, 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 यानी SPDF याद हो जाएगा। वैसे भी PDF तो जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF मिलेगी, तो उसी तरीके से SPDF, तो SPDF हो गया। तो SPDF को हम कैसे डिवाइड करते हैं इसको समझते हैं। पहले मैं तो K कक्षा में एक कक्षा जो K होता है, इसमें सोचते हैं कि K के कितने प्रकार के उपकक्ष होते हैं। K के केवल एक प्रकार का उपकक्ष होता है जिसको हम S बोलते हैं। S पे चले गए, दूसरे कक्षा में जा रहे हैं 2 उपकक्ष, तीसरे कक्षा में जा रहे हैं तो 3 उपकक्ष, चौथे कक्षा में जा रहे हैं तो 4 उपकक्ष। याद हो जाएगा ना। पहले कक्षा में है तो 1 उपकक्ष, दूसरे कक्षा में जा रहे हैं तो 2 उपकक्ष, तीसरे कक्षा में जा रहे हैं तो 3 उपकक्ष, और चौथे कक्षा में जा रहे हैं तो 4 उपकक्ष। पहले कक्ष में 1 उपकक्ष यानी S, दूसरे कक्ष में आपका 2 उपकक्ष SP, और तीसरे कक्ष में आपका 3 उपकक्ष SPD, और चौथे कक्ष में आपका 4 उपकक्ष SPDF। तो आपका SPDF हम अब देखते हैं कि यानी
कक्ष के अंदर जो उपकक्ष है, उपकक्षों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे किस फार्मूले से हम देखते हैं, उसे हम देखते हैं आपका फार्मूला जो होता है, चाहे यहाँ से भी देख सकते हैं, पर आप यहाँ से मत देखिए, वैसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोई खास फार्मूला नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें एक फार्मूला जो है उसको हम बताते हैं। आप ये समझिएगा, पहला कक्ष है, यानी इसमें हम विषम गिनती जो होती है, उस विषम गिनती को हम दोगुना कर देते हैं। विषम गिनती को, जैसे पहला कक्ष है तो मतलब पहली विषम गिनतियाँ जो गिनते हैं, यानी एक का अगर हम दोगुना करेंगे तो 2 होगा, यानी इस कक्ष में आपका 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे। 1 के बाद आपका 3 आता है, तो 3 का हम दोगुना करेंगे, 3 दूना 6 होगा। इसका मतलब P में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 के बाद आपका 5 आता है, यानी 5 का दोगुना करेंगे तो 10 आएगा, यानी आपका D कक्ष उपकक्ष में आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद 3 के बाद आपका आएगा 5 मतलब 5 का दोगुना करेंगे तो 5 का दोगुना तो 10 हो गया। और 5 के बाद आपका आता है, क्या बोले थे, 3 के बाद 3 दूना 6 हुआ था P में, और 5 का दोगुना किया तो 5 दूना 10 D में हुआ। F आ रहा है, F चौथा कक्ष है, मतलब F है आपका 5 के बाद आता है 7 का दोगुना करेंगे 14, यानी कुल मिलाकर दोगुना कर देना है आपको। और 1 3 5 और 7, 1 3 5 7 का दोगुना कर दिए। देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और सभी का दोगुना कर दीजिए, ठीक, तो आपका ये मान निकल जाएगा इधर। एक उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पी एस में कितना अधिकतम होगा, 2 होगा, 2 से 3 नहीं होना चाहिए, कभी होगा ही नहीं। और पी में आपका अधिकतम 6 होगा, 6 से 7 हो ही नहीं सकता। तो ये था जब का बेसिक जानकारी आपका, जो कि यहाँ तक हम परमाणु के बारे में टोटल बता दिए हैं, परमाणु के बारे में। इसके बाद अगर हम अगली बताएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही काम आएगा, ठीक। और उसके बाद देखते हैं हम ये 3 जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 हैं। और तीनों के खोजकर्ता को हम देखते हैं, तीनों के खोजकर्ता को देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को थॉमसन, ये इसको थॉमसन ने खोज की थी, यानी इसको जे थॉमसन बोलते हैं, जे थॉमसन। उसके बाद देखते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन के आपका खोज किए थे गोल्डस्टीन यानी रदरफोर्ड, ये किए थे, हम रदरफोर्ड ही लिख देते हैं, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज हमारे चैडविक जी ने, यानी जेम्स चैडविक जी ने की थी, जे चैडविक लिख दे रहे हैं, चैडविक, जेम्स चैडविक। इसको याद करने का फार्मूला अगर देख लेते हैं, हम इसको याद कैसे करेंगे, इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला है ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, ठीक, ईटा पर नाच। देखिए ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टा से हो गया थॉमसन यानी टॉमसन। ई टॉमसन का मतलब थॉमसन वो बोला जाता है, क्योंकि थॉमसन में टी आएगा तो थॉमसन। और उसके बाद पा से हो गया प्रोटॉन और रा से हो गया रदरफोर्ड, ना से हो गया न्यूट्रॉन यानी चा से हो गया चैडविक। तो इस प्रकार से ईटा पर नाच के द्वारा इसको याद कर सकते हैं। आपके ये जो हैं इन सब के क्या क्या खोज किए थे इसके बारे में आप याद कर सकते हैं। बाकी जो आगे की वीडियो होगी वो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम अगली वीडियो बनाएंगे तो आप देख सकते हैं। बाकी पिछली वीडियो आपके बायोलॉजी की भी है इसमें की, और फिजिक्स की भी है, उसको भी देख सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री हम बताएंगे धीरे धीरे करके, और पूरा इंग्लिश बता चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं जाकर हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ प्ले लिस्ट आप चेक कर लीजिए, बहुत सारी वीडियो है। कैलकुलेशन की वीडियो बहुत ही आसान तरीके से, जो फिजिक्स की कैलकुलेशन होती है, केमिस्ट्री कैलकुलेशन, समीकरण संतुलित करना, इस तरह की वीडियो आपको मिलेगी चैनल पर, जाके देख सकते हैं। और मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप कंप्यूटर की एजुकेशन चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम कंप्यूटर की क्लासेज स्टार्ट करें,
पर अभी आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। और अगर आप इस पर सपोर्ट करते रहेंगे तो हम अपने आप से ही कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी आपको सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ जो भी आप हमारी तरफ से जो भी गलती हुई हो उसको कमेंट में करिए, पर कमेंट जरूर करिए, चाहे अच्छा करिए चाहे बुरा, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट जरूर करिए। हो सके लाइक शेयर भी कर दीजिए और अच्छा लगे सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, चलिए आगे फिर मिलेंगे, तब तक संतोष नोट दीजिए और बने हुए चैनल इस चैनल पर टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर। नमस्कार एंड जय हिंद।